बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। आजकल ख़रीदो फ़रोख्त की एक सूरत जो ऑनलाइन हो रही है जिसको ड्रॉप शिपिंग कहा जाता है, इस हवाले से बहुत सारी कन्फ्यूजन है और बहुत सारे सवालात लोग कर रहे हैं कि आया ये मामला शरअन दुरुस्त है या दुरुस्त नहीं है और इसमें किन किन हुदूद व क़ुयूद का ख्याल रखना चाहिए। देखें, जो ड्रॉप शिपिंग का जो बुनियादी कंसेप्ट और तसव्वुर है वो ये है कि ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ज़रिए से आप कोई भी चीज़, किसी भी चीज़ की आप तस्वीर लगाते हैं, किसी भी चीज़ को आप किसी अपने पेज पे लगाते हैं और उसके बाद आपको ऑर्डर मिलता है कि मैंने आपसे ये चीज़ ख़रीदनी है। यानी आपकी तरफ से एक चीज़ को प्रेजेंट किया जाता है, कोई आदमी उसको देखता है, उसको पसंद आती है कीमत, तो वो फिर आपको यानी एक ख़रीदने की ऑफ़र करता है और फिर आप उसकी उस ऑफ़र को एक्सेप्ट करते हैं। तो यहाँ तक का जो मामला है ये तो दुरुस्त है, क्योंकि यहाँ पे ये ख़रीदो फ़रोख्त नहीं हो रही। फ़िक़ी एतबार से ये प्रॉमिस टू सेल या प्रॉमिस टू परचेज है, यानी आपने इस चीज़ को बेचने का वादा किया है, उसने खरीदने का वादा किया है। जो ख़रीदो फ़रोख्त का यहाँ पे मामला होता है ड्रॉप शिपिंग के अंदर, वो जब चीज़ डिलीवर होती है और उस डिलीवरी के वक्त ये मामला मुकम्मल हो जाता है, इसको फुक़हा की इस्तिलाह में तातियन बे कहा जाता है। तातियन का माना ये है कि यानी अमलन किसी चीज़ का लेन देन हो गया और मामला ख़त्म हो गया। जैसे आप किसी बड़े स्टोर पे जाते हैं और आप बहुत सारी चीज़ें ख़रीद के ले आते हैं, एक काउंटर पे आ जाते हैं, वो चीज़ों को स्कैन करता है और आपको बिल पकड़ाता है, आप पैसे देते हैं, चीज़ें ले आते हैं, वहाँ पे आप कोई बार्गेनिंग नहीं कर रहे होते। तो यहाँ भी मामला वहाँ पे मुकम्मल होगा। तो असल जो ख़रीदो फ़रोख्त के मामले की तकमील होगी उस मरहले पे होगी, यानी इसको हम तातियन बे कहेंगे। अलबत्ता इससे जो पहले का मरहला है, यानी जब आपने चीज़ का ऑर्डर ले लिया, अब आपके पास वो चीज़ मौजूद नहीं है और आप किसी थर्ड पार्टी से, किसी स्टोर से, किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से वो चीज़ खरीद के उसको भेज रहे हैं, तो यहाँ तक भी दुरुस्त है कि आप दूसरी जगह से चीज़ खरीद के उसको भेज रहे हैं। लेकिन मसला यहाँ पे बुनियादी ये आता है, जब आप चीज़ खरीदते हैं तो उस खरीदने के बाद उस चीज़ पर आपका कब्जा हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर तो आपका कब्जा उस चीज़ पे नहीं हो रहा तो फिर आपने ऐसी चीज़ बेच दी जिसका रिस्क आपकी तरफ कन्वर्ट नहीं हुआ, शिफ्ट नहीं हुआ, और आप ऐसी चीज़ का नफ़ा उठा रहे हैं जो आपके रिस्क में नहीं आया। ठीक है, इसको फुक़हा की इस्तिलाह में रिब्ह मा लम यज़मन कहा जाता है। इन किसी ऐसी चीज़ का नफ़ा उठाना जो आपकी रिस्क में नहीं है, जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में नहीं आया। लेकिन अगर कब्जा हो जाता है तो फिर ऐसी सूरत के अंदर ये मामला भी दुरुस्त होगा। अब यहाँ कब्जा होता है कि नहीं होता, अब ये बात ज़रा अहम है, समझने वाली है। जब आपने किसी थर्ड पार्टी को ऑर्डर दे दिया तो या तो आपने उस चीज़ को खुद रिसीव कर लिया, फॉर एग्जाम्पल चीज़ आपके पास आ गई, या आपके बिहाफ पे किसी और बंदे ने रिसीव कर ली। मसलन आपने किसी बंदे को कहा कि भैया आप वहाँ से चीज़ रिसीव करके आगे भेज दें, लेकिन अमलन ऐसा होता नहीं, बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि अमलन इंटरनेशनल लेवल पे जो कारोबार हो रहा होता है या मुल्की लेवल पर भी एक चीज़ आप कराची से ख़रीद के आपने इस्लामाबाद भेजनी है, आप खुद लाहौर में बैठे हुए हैं, तो ये अमलन बड़ा मुश्किल होता है और बड़ा कॉस्टली भी होता है। इसलिए आम तौर पे कब्जे का चूँकि इसमें तहक्कुक नहीं होता, इसलिए ये मामला दुरुस्त नहीं होगा, क्योंकि किसी भी चीज़ को बेचने के लिए उस चीज़ वो एक तो चीज़ आपकी मिल्कियत में होनी चाहिए, और मिल्कियत में होने के बाद ये है कि अगर आपने कहीं और से ख़रीद ली है तो उस पर आपका कब्जा भी होना चाहिए। तो जब आप कब्जा नहीं कर रहे उस चीज़ को आगे भेज रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि वो चीज़ आपके रिस्क में नहीं आई। सिर्फ ज़बानी कलामी कह देना कि नहीं वो रिस्क उसका है और रिस्क इसका है, इससे रिस्क कन्वर्ट नहीं होता, शरई तौर पर कब्जा ज़रूरी है। हाँ, अलबत्ता इसमें एक सूरत ये हो सकती है कि जो बीच में शिपिंग कंपनी इन्वॉल्व है, जो चीज़ों की शिपमेंट्स करती हैं, जो कोरियर सर्विसेज हैं, अगर वो आपकी बिहाफ पे चीज़ वसूल कर रही, मसलन आपका वहाँ पे कोई अकाउंट बन गया अपना, जैसे बहुत सारे लोग अकाउंट्स बना लेते हैं, वो आपके नाम पे ही वो उस चीज़ की रजिस्ट्री हो रही है, आगे बंदे तक जा रही है, तो इस सूरत में हम ये कह सकते हैं कि वो जो शिपमेंट कंपनी है, वो जो कोरियर सर्विस है, उसका कब्जा आपका कब्जा होगा और फिर इस चीज़ को आगे लेके जाना दुरुस्त होगा। तो इस अंदाज से अगर ये मामला हो तो दुरुस्त हो जाएगा। तो ये तो ड्रॉप शिपिंग की वो सूरत थी जिसमें आप खुद एज ए जो है वो सेलर कोई चीज़ बेच रहे होते हैं। दूसरी सूरत इसमें ये भी होती है कि बाज़ औक़ात आप खुद उस चीज़ को बेचने वाले नहीं होते, बल्कि आप किसी कंपनी के बिहाफ पे काम कर रहे होते हैं, एज ए कमीशन एजेंट के तौर पे काम कर रहे होते हैं। मसलन किसी कंपनी के साथ आपका एग्रीमेंट है,
आपने उनके पास जो चीज़ें मौजूद हैं वो चीज़ें आपने प्लेटफॉर्म पे लगाई हुई हैं और आपको कोई ऑर्डर आता है, फिर आप वो चीज़ उसको क्लाइंट को भेज रहे हैं, यानी ऑर्डर लेके वो कंपनी ही उसको भेज रही है, यानी उस क्लाइंट को भी पता है कि भाई ये फलां कंपनी से मुझे चीज़ आ रही है, यानी एज ए कमीशन एजेंट आप ये काम कर रहे हैं। तो फिर चूंकि आप कमीशन एजेंट हैं और चीज़ कंपनी की है, वो कंपनी ही उस चीज़ रियल में बेच रही है, उसका कब्जा ऑलरेडी मौजूद है। तो अगर इस किस्म का मामला होगा जिसमें एक चीज़ कंपनी के पास पहले से मौजूद है और वो क्लाइंट तक जा रही है, तो फिर ये मामला दुरुस्त होगा, फिर इसमें कोई इश्काल नहीं होगा। तो ये एक मुख्तसर सा इसका तारुफ था, वरना इसमें और भी बहुत सारी तफसीलात हैं, बहुत सारे सवालात हैं, लेकिन बुनियादी तौर पर इसका जो बुनियादी स्ट्रक्चर है वो ये है। ज़्यादातर इसमें सेल एंड परचेज का काम होता है, उसमें कब्जे का इशू होता है। तो कब्जे के इशू को अगर हम इस तरीके से सॉल्व कर लें या उसकी कोई और सूरत निकल आए तो फिर ये मामला जो है वो जायज़ हो गया। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।